हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों चलिए अब बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज का वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आज का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग आज कवर करेंगे कोऑर्डिनेट के रोटेशन, कोऑर्डिनेट के रिफ्लेक्शन और इनके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, मतलब वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इन सभी को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट रोटेशन, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन को देखेंगे किस प्रकार से कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग किसी एक्सिस के फिक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर दे तो क्या आपका रिजल्ट निकल के आएगा, और किसी किसी कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से बनाया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लासेस में सीखेंगे और इनसे इनसे हम लोग वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। और बात करें थोड़ा सा पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से हम लोग उसका कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चंस को करेंगे, और साथ में हम लोग जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका हम लोग का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में बताई थी। और साथ ही साथ हमने बताई थी कि बेस प्रोडक्ट आपका क्या होता है। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप पहले सभी जितने भी 9th लेक्चर हुए हैं, 9 लेक्चर हुए हैं, सभी लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं बच्चों कि आपका जो स्केलर और वेक्टर को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कोऑर्डिनेट का रोटेशन। तो स्केलर आपका क्या होता है, अदिश, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें वेक्टर की इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं एक आइसोट्रोपिक मीडियम को। कौन से मीडियम को, एक आइसोट्रोपिक मीडियम को। लेट अस एज्यूम एक हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, आइसोट्रोपिक मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम है। जहां पे क्या होता है, आइसोट्रोपिक मीडियम को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समदैशिक। समदैशिक आप आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं, स्पेस ले लीजिएगा। ठीक है, समदैशिक, आइसोट्रोपिक को क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि समदैशिक का मतलब क्या हो, मतलब अगर कई दिशा यहाँ पे दिए गए हों, मान लेते हैं कि ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का जो चारों साइड वैल्यू होंगी, चाहे इस साइड लेंगे, इस साइड लेंगे, इस साइड लेंगे, इस साइड ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे, चारों साइड जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, समदैशिक का मतलब आप इससे समझ सकते हैं। तो आइसोट्रोपिक स्पेस हमने क्यों लिया, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अंडर द कोऑर्डिनेट रोटेशन, कोऑर्डिनेट रोटेशन, लॉज ऑफ फिजिक्स remains same।
ठीक है, तो ये आपका है अंडर द कोऑर्डिनेट रोटेशन आइसोट्रोपिक स्पेस का लेने का मतलब ये था कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं आइसोट्रोपिक स्पेस में, तो वहां पे सभी दिशा में जो वैल्यूज होंगे, मतलब फिजिक्स के जो लॉज होंगे, चाहे स्केलर का डिफिनेशन ले ले, चाहे वेक्टर का डिफिनेशन ले ले, वो सारे आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, एक आइसोट्रोपिक स्पेस ले लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब कोऑर्डिनेट को हम लोग रोटेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का रोटेशन हम लोग, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट रोटेशन, कोऑर्डिनेट रोटेशन किस प्रकार से आपका होगा, फिर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में आप लोग कैसे लिखोगे इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट रोटेशन, कोऑर्डिनेट रोटेशन या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आप करोगे, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट रोटेशन, इन दोनों में से कोई भी शब्द आपको दिख जाए तो समझ जाना है कि आपको एक्स वाई जेड एक्सिस को किसी एक एक्सिस को फिक्स रख के हम लोग को रोटेट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रोटेशन पे अपने। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहां पे एक लाइन बना लेते हैं। हाँ ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस अगर मान लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को आपको हमेशा फिक्स रख के चलना है। ठीक है, या तो मैं इसको इस प्रकार से पेन से ही बना देता हूं। ठीक है, तो कलर चेंज करने में आपका आसानी रहेगा। ठीक है, मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और एक्स वाई एक्सिस पे मान लेते हैं कि हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस जो है आपका किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, पेपर आउटवर्ड। मतलब ये आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पेपर आउटवर्ड बोलते हैं। मतलब अगर कोई लाइन क्या होती है, किसी प्लेन के आउटवर्ड होती है, तो इस प्रकार से इसको डॉट से दिखाते हैं। मतलब जेड एक्सिस आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, जेड एक्सिस आपका बाहर की तरफ है, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे क्रॉस लगा हो तो पेपर इनवर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर इनवर्ड बोलते हैं। तो इनवर्ड और आउटवर्ड का समझ में आ गया। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, आउटवर्डली एक हमने जेड एक्सिस मान लिया है। मान लो ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको रोटेशन को अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे ये हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इसमें जेड एक्सिस को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने पर, एक एक्सिस को फिक्स करने पर हमारा एक्स वाई एक्सिस इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपका एक्स और वाई एक्सिस इस प्रकार से दिख रहे हैं। अब इनको क्या करना है, हमको रोटेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रोटेट किया तो ये आपका एक्स डैश एक्सिस आ जाएगा, और इधर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका, यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, फिक्स, हाँ ये आपका, इसको और बड़ा बना लेते हैं, ये मान लीजिए एक्स डैश एक्सिस है, और इधर मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई डैश एक्सिस को। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने फिगर समझ लिया ना तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के रोटेशन को समझना, और फिर जब मैं वेक्टर स्केलर डिफाइन करूंगा इन टर्म से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने जेड एक्सिस को फिक्स रख के, मतलब क्या किया है, हमने जेड एक्सिस को फिक्स कर लिया है। ये आपका इस प्रकार से कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इस एक्सिस को फिक्स रख के हमने इसको रोटेट कर दिया। तो जेड एक्सिस तो आपके सिमिलर जगह रहेगा,
तो जेड डैश एक्सिस आपका कहां पे होगा, यहाँ पे ये आपका जेड डैश एक्सिस भी कहलाएगा। ठीक है, मतलब जेड डैश एक्सिस भी आपका जो आया है वो जेड एक्सिस के पास ही आया है, उसी लाइन पे आया है। ठीक है, क्योंकि वो लाइन फिक्स है आपकी, और इसको हमने थीटा डिग्री एंगल पे हमने क्या किया था, रोटेट किया था। ठीक है, रोटेशन हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है। अब इसके लिए मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो है x y और z है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y z है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट के लिए इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका। ठीक है, इस पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, और ये थीटा एंगल पे आपका रोटेट किया गया है। तो जिस प्रकार से हमने इसके y एक्सिस और इसके x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर किस एक्सिस के लिए, जो आपकी ये एक्सिस बनी हुई है, यहाँ पे पॉइंट P है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे P पॉइंट के लिए तो ये हो जाएगा, और इससे y एक्सिस से हम लोग y एक्सिस से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P तक, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने क्या किया, जिस प्रकार से हमने x y एक्सिस के लिए P पे हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक उसी प्रकार जब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया तो वहां पे भी हमने क्या किया, ये आपका P से परपेंडिकुलर डाला और y एक्सिस y डैश एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें हैं। देखिए फिगर आप लोग समझिएगा, फिगर आपका कैसे बना हुआ है यह आपको समझना बहुत जरूरी है। और मान लेते हैं कि ये आपका यहां से कोई लाइन आई है जो यहां से कितना एंगल बना रही है, सेम थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रही है। बस आपको इतना काम कर लेना है। अगर इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखना है, कंपोनेंट लिखना है। कैसे कंपोनेंट लिखते हैं, हमने कंपोनेंट लिखना बताया था आपको। इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो आपका कंपोनेंट होगा, या कह ले यहाँ पे आपका कंपोनेंट जो लिखा जाएगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये आपका क्या होगा, cos थीटा के टर्म में होगा, और x एक्सिस पे है तो यहाँ पे x cos थीटा लिखेंगे। और इस थीटा एंगल के लिए जो y एक्सिस है ये कितना है, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए ये जो इतनी वैल्यू क्या आएगी निकल के, इतनी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे y sin थीटा आएगी, क्योंकि y एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग y sin थीटा। ठीक है, कंपोनेंट हम लोग किससे लिख रहे हैं, जो x डैश एक्सिस है, y डैश एक्सिस है, इनके लिए हम लोग कंपोनेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो जितना एंगल ये बना रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल ये बना रहा है इस ओरिजिनल x एक्सिस से, या हम लोग जो x y एक्सिस जो आपका कोऑर्डिनेट है x y z, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। और जो आपका x डैश, y डैश और z डैश एक्सिस है, इसको बोलते हैं प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स मतलब ये रोटेटेड वाले कोऑर्डिनेट। मान लीजिए जब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या आ गया, x डैश, y डैश और z डैश निकल के आ गया। ठीक है, ये फिगर आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे कंपोनेंट कैसे लिखा है, हमने इस थीटा एंगल के पास वाला जो टर्म रहेगा उसको कॉस के टर्म में लिखेंगे, और जो आपका उसके सामने वाला एंगल होगा उसको साइन के टर्म में लिखेंगे। ये चीज हम, हाँ यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक्स कॉस एक्स साइन थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स साइन थीटा रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या रहेगा, एक्स साइन थीटा।
यहाँ पे देखिए एक्स साइन थीटा, क्योंकि कंपोनेंट आपका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कॉस थीटा, क्योंकि एक्स वाले के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, तो इसके लिए एक्स कॉस थीटा और यहाँ पे एक्स साइन थीटा, ये समझ में आ गया। अब आते हैं इस थीटा एंगल के लिए बात करते हैं। इस थीटा एंगल के लिए ये वाला तो बेस कहलाएगा, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने कंपोनेंट आपको लिखना बहुत अच्छे से बताया है, कंपोनेंट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये जो पूरा ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल बना हुआ है, तो ये पूरा लाइन, ये थीटा एंगल के ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, y के टर्म में हम लोग लिखेंगे y cos थीटा हो जाएगा, y cos थीटा हो जाएगा, और जो इसके सामने वाला जो टर्म रहेगा ये y है, और यहाँ पे जो इतना एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, y sin थीटा, ठीक है, ये आपका y sin थीटा हो जाएगा, ये y cos थीटा हो जाएगा, ये x cos थीटा हो जाएगा, ये x sin थीटा हो जाएगा। बस इतना आपको कैलकुलेट करना है, इतना अगर आप कंपोनेंट लिख लेते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट रोटेशन अब हम लोग आसानी से एकदम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मान लिया हमने अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट है और प्राइम्ड कोऑर्डिनेट है, तो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में हमको अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स को दिखाना है, तो x डैश की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, x डैश की वैल्यू कितनी है, यहां से जितना परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इस पूरे लाइन की वैल्यू आप बताइए, इस पूरे लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा आपका x cos थीटा यहां तक है, और यहाँ पे इतना जो है आपका y sin थीटा है, ये आपका x cos थीटा है, और ये जो लाइन निकल के आई है, ये थोड़ा सा लाइन आप लोग सही से बनाइएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये वाला लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका, एक मिनट, ठीक है, तो ये वाला लाइन जो होगा वो इसके बराबर ही होगा, ये जो इतना टर्म है ये इसके बराबर ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये पूरा लाइन जो हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा के बराबर हो गया। मतलब x डैश एक्सिस को क्या क्या लिख सकते हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, क्योंकि y sin थीटा इतना है तो इतने के बराबर ये y sin थीटा इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई x डैश की, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, विजय हिंदी में भी बताते हैं, रोटेशन का मतलब घुमाव, हम लोग किसी एक्सिस को हम लोग एक्सिस को क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, जब इसको घुमाया हमने तो क्या आपका टर्म्स निकल के आएगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होगा x डैश के टर्म में क्या निकल के आएगा, y डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, और z डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं y डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, y डैश का वैल्यू कैसे निकालोगे, y डैश देखिए आपका इतना है, ये आपका पूरा कितना है, y डैश है, ये आपका जो ये वाला परपेंडिकुलर है, या तो इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, ये वाला आपका है y डैश। ठीक, अब y डैश की वैल्यू हमको चाहिए, तो y डैश का लेंथ हमको बताना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये पूरा जो आपका ये वाला पूरा यहां से यहां तक का लाइन है वो कितना है, y cos थीटा है, हमको केवल कितना चाहिए, यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, कहां तक का डिस्टेंस चाहिए, हमको केवल इतनी दूरी, हमको ये जो परपेंडिकुलर है इतनी दूरी की वैल्यू अगर हमको बता दे तो कैसे बताएंगे, देखिए y cos थीटा ये पूरा है, और इसमें से x sin थीटा माइनस कर दें तो क्या ये मेरा इतना वाला लाइन निकल जाएगा। ठीक है, कैसे हमने किया, जैसे मान लीजिए ये पूरा लाइन है, ये आपका x है, ठीक, और हमने क्या किया, और इतना से यहां तक की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है, x और y है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी पूरी जो है आपकी x है,
यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे ये लाइन, ये पूरी वैल्यू x है और इतनी वैल्यू y है। तो हम लोग क्या, इसको अगर हमको इतने वाले लेंथ को बताना रहे, यहां से यहां तक के लेंथ को अगर हमको बताना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, x में से y माइनस कर देंगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, किसमें से, y cos थीटा में से, y cos थीटा में से हमने क्या माइनस कर दिया, x sin थीटा यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया, ये दोनों कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया, तो आई होप कि आपको अब कोऑर्डिनेट रोटेशन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये फिगर अगर आपने अच्छे से समझ लिया और कहां से क्या वैल्यू हमने लिखी है वो आपने अच्छे से अगर समझ लिया, तो कोई भी कोऑर्डिनेट रोटेशन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको y डैश को हम लोग क्या कर लेते हैं, y डैश को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। y डैश को यहाँ पे माइनस एक्स साइन थीटा को हम लोग आगे लिख लेते हैं और प्लस y cos थीटा इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, x डैश की वैल्यू पता है, ये आपका x डैश है, और y डैश की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, ये आपकी x डैश की वैल्यू, ये आपकी y डैश की वैल्यू, और हमें पता है कि z डैश, जो z डैश की वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि z डैश z के z एक्सिस के बराबर ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये सारे टर्म्स आपके कहां से आए हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं, सभी लोग बताइए। यहाँ पे आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना काम होने के बाद अब क्या करिए, इस वाले जो आपके फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन जो है, इन तीनों से एक आप लोग क्या बना लीजिए, एक आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x डैश है, y डैश है, z डैश है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, z एक्सिस के लिए लिख रहे हैं। तो z एक्सिस जो होगा आपका क्या है, z एक्सिस देखिए, यहाँ पे cos थीटा रख दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा रख दीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा रख दीजिएगा, यहाँ पे cos थीटा रख दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, z एक्सिस आपका तीसरा कोऑर्डिनेट होता है, तीसरा एक्सिस होता है, तो तीसरे एक्सिस का मतलब तीसरे कॉलम का तीसरा रो जो होगा वो आप 1 रखिएगा और बाकी सारे टर्म को 0 कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा। और ये किसके लिए बना है, फॉर फिक्स्ड जेड एक्सिस के लिए हमने लिखा है। ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका निकल के आ गया है, किसके लिए, फॉर फिक्स्ड जेड एक्सिस के लिए हमने क्या निकाल लिया, ये आपका मैट्रिक्स निकाल लिया। और इसी मैट्रिक्स को, ये जो आर जेड निकल के आया है, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा 0 0 0 0 0 0 1, ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अरे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस को फिक्स करके जब हमने रोटेशन किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, अब ये cos थीटा sin थीटा कहां से लिखा गया है, देखिए x वाले के पास क्या है, ये वाला x cos थीटा, तो यहाँ पे पहले हमने क्या रख दिया, cos थीटा रख दिया। इसी प्रकार से y वाले के पास क्या है, y वाले के पास sin थीटा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y sin थीटा रख दिया। और z की वैल्यू इसमें क्या है, इसमें x डैश में z की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। इसी प्रकार से सबका मैग्नीट्यूड फिर रखते हैं, माइनस x है यहाँ पे, मतलब x का मैग्नीट्यूड, x के अलावा यहाँ पे कौन सा टर्म है, माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, माइनस साइन थीटा रख दिया। और इसी प्रकार से आपका y के पास क्या है, cos थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा रख दिया। z के टर्म में उसकी वैल्यू कोई भी नहीं दिया गया तो 0 लिख दिया।
फिर यहाँ पे जो z एक्सिस है इसमें x वाला भी टर्म 0 है, यहाँ पे देखेंगे z डैश एक्सिस पे देखेंगे तो x वाला भी टर्म 0 है, y वाला भी टर्म 0 है, बचा क्या आपका z एक्सिस की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, सिमिलरली आर एक्स को निकालेंगे। अब आर एक्स का मतलब क्या किया हमने, अब एक्स एक्सिस को फिक्स रख के हम लोग वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, तीनों। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और इन दोनों को रोटेट करेंगे इस प्रकार से। इन दोनों को जब रोटेट करेंगे इनके वैल्यूज को निकालेंगे, मतलब जो x की वैल्यू होगी, x डैश की वैल्यू होगी x के बराबर हो जाएगी, बाकी हमको y डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, z डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ से y डैश z डैश की। इसी प्रकार से कंपोनेंट लिखने के बाद, इसी प्रकार से जैसे कंपोनेंट लिख के ये वैल्यू हमने बनाया, उसी प्रकार से जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली यहाँ पे लिख के कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है, देखिए यहाँ पे क्या करना है। हम लोग जानते हैं कि जब आर एक्स हमने निकालना है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस को फिक्स कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस आपका, एक्स एक्सिस मतलब एक्स डैश की वैल्यू तो एक्स ही आएगी, ये तो फिक्स है। जब हमने आर एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जान गए हैं कि x डैश की वैल्यू x के बराबर आएगी। जैसे यहाँ पे थी कि जब हमने z डैश को फिक्स किया था तो z डैश की वैल्यू z के बराबर थी, और उसी प्रकार से यहाँ पे x डैश की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y वाला टर्म यहाँ पे है नहीं, 0 हो जाएगा, फिर y वाला टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों इसके नीचे वाले भी टर्म्स 0 हो जाएंगे। मतलब जब y डैश निकालोगे तो यहाँ पे x वाला कोई भी टर्म्स नहीं होगा, z डैश निकालोगे तो यहाँ पे भी x वाला टर्म कोई भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो दोनों ये वाले कंपोनेंट आए थे उसी को यहाँ पे लिख देना है। देखिए cos थीटा लिख देना है, sin थीटा लिख देना है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, y डैश की वैल्यू मतलब कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y cos थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा, z sin थीटा आ जाएगा, और ये आपका y है, यहाँ पे y है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस y sin थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा, z sin cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन किसके लिए निकल गया, फॉर फिक्स z एक्सिस, फॉर फिक्स x एक्सिस के लिए हमने ये वैल्यू, ये इक्वेशन हमने डायरेक्टली निकाल लिया। सिमिलरली प्रोसेस करके हमने x एक्सिस के लिए ये इक्वेशन आपका निकाल लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब रोटेशनल इक्वेशन किसके लिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आर वाई के लिए लिखेंगे, तो आर वाई के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन। अब हमारा जेड वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डैश की कुछ वैल्यू मिलेगी, वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अब y डैश की वैल्यू y के बराबर हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y वाला टर्म यहाँ पे 1 लिख दोगे और यहाँ पे 0, और इसके ऊपर नीचे वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, वही सारे कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने तीनों एक्सिस को फिक्स करने पर हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को करेंगे क्या, आर एक्स, आर वाई और आर जेड, अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के टर्म्स में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, स्केलर और वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब वही चीजें मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखाई है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हमने पहले आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफर रोटेशन हेडिंग है, और इसमें रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ये और कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट रोटेशन कहें या तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहें,
ट्रांसफॉर्मेशन कहें, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सिमिलर होगी, उन दोनों का मतलब मीनिंग है वो सेम होगा। तो लेट अस कंसीडर 3D कोऑर्डिनेट लेते हैं इन विच z एक्सिस इज फिक्स्ड। इन दिस कोऑर्डिनेट p की जो कोऑर्डिनेट्स है x y z है और एंड वी रोटेट द कोऑर्डिनेट जो, और हम लोग क्या करते हैं रोटेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। यहाँ पे आप लोग फिगर बना लीजिएगा, देख के फिगर जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बनवाया है यहाँ पे फिगर आप लोग को बना लीजिएगा बगल में। इसके बाद आफ्टर द रोटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस विथ फिक्स जेड एक्सिस क्या होगा, वी गेट न्यू एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस एंड फिक्स जेड डैश एक्सिस। तो जब हम लोग एक्सिस को रोटेट कर दे रहे हैं तो एक नया एक्सिस मिल रहा है, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और फिक्स जेड डैश एक्सिस हमको मिल रहा है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज चेंज, और जो कोऑर्डिनेट होता है पी का वो चेंज हो जा रहा है, किससे, एक्स वाई जेड से चेंज हो रहा है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसपे आपका प्राइम मतलब यहाँ पे डैश नहीं लगा हुआ है, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं, या इसको आप कह सकते हो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, या आप हाँ, और इसके बाद प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स को क्या कह सकते हो, आफ्टर रोटेशन कोऑर्डिनेट्स, आफ्टर रोटेशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, यहाँ पे इतनी वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, यहाँ पे x डैश की वैल्यू लिख लेना, y डैश की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना। तो इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू आप लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू y डैश की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, z डैश की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमने निकाल लिया था, यही वैल्यू आई होंगी। अब इक्वेटिंग मैट्रिक्स फॉर्म, इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में x डैश y डैश z डैश लिखा गया है, क्या लिखा गया है, x डैश y डैश z डैश cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 फॉर z एक्सिस, आपका जब z एक्सिस के लिए हम लोग फिक्स करके रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। तो 2 इक्वेशन में जो आपका यही आपका कोऑर्डिनेट रोटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने आर जेड से लिखाया है। ठीक है, आर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, इसके बराबर आ गई, या यहाँ पे भी आर जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर जेड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ऑफ कोऑर्डिनेट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। इसी प्रकार से सिमिलरली आर एक्स की वैल्यू, आर वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, और आर एक्स होता क्या है, आर वाई क्या होता है, यहाँ पे देखिए आर एक्स रहेगा, यहाँ पे आप लोग आर एक्स कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ठीक, आर एक्स आपका यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, और आर वाई क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी, नाउ ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर, और इसी बेस पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको स्केलर को डिफाइन करना है, किसके बेस पे डिफाइन करना है, अकॉर्डिंग टू रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको स्केलर को डिफाइन करना है, अदिश को बताना है। तो कैसे बताएंगे, और स्केलर इज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसमें जो वैल्यू रहेंगी, जिसमें ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमने कहा ही था कि हमने आइसोट्रोपिक मीडियम लिया है, तो उसमें वैल्यूज जो रहेंगी वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहेंगी, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई भी स्केलर का मतलब वेरिएंट नहीं होगा। इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा,
कोई दूसरा रूप नहीं होगा स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। तो अभी मैं इस बात को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ये था आपका, मान लेते हैं कि हमारे पास यस, यस क्या है, वैल्यू ऑफ स्केलर इन अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और उसमें स्केलर की जो वैल्यू है वो क्या है, यस से दिखाई जा रही है, और ये अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, और यस डैश जो है यहाँ पे एस डैश कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एस डैश जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ स्केलर इन अ प्राइम्ड कोऑर्डिनेट। तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए था, यस इक्वल टू एस डैश हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो यस की वैल्यू होगी वही एस डैश के बराबर होगी। मतलब चाहे यस डैश की वैल्यू निकाले चाहे एस की वैल्यू निकाले, दोनों के लिए वैल्यू सिमिलर होंगी। इसी को अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। अब हमको एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका P पॉइंट है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक Q पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट और Q पॉइंट, दो पॉइंट लिया है, और दोनों पॉइंट के लिए अगर हम लोग वैल्यूज को आपस में बराबर कर देते हैं, मतलब इसके लिए रोटेशन करें और इसके लिए रोटेशन करें, अगर दोनों का रोटेशन आपस में बराबर आ गया मतलब हमारा स्केलर जो है रिमेन्स अनवेरिएंट होता है, वो बात हमारी सच हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2 है। ये चीज समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि इसको जब हमने रोटेट किया, अब मैं फिगर बना के नहीं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से रोटेशन, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस आपको माना गया है, एक्स वाई जेड है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है और एक अलग से कोऑर्डिनेट माना गया है, एक अलग से कोऑर्डिनेट माना गया है जहां पे पॉइंट आपका क्या है, Q प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, आप चाहें तो पूरा फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। और जेड एक्सिस को यहाँ पे आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। जेड एक्सिस को यहाँ पे आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, ये फिक्स है, ये भी फिक्स कर लीजिएगा, यहाँ पे जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे Z1 एक्सिस रहेगा, यहाँ पे Z2 एक्सिस रहेगा, ठीक। तो वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है। अब मान लेते हैं कि जब हमने कोऑर्डिनेट का रोटेशन कर दिया तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्सिस है, वो क्या चेंज होके, मतलब उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 डैश y1 डैश और z1 डैश, ये वैल्यू निकल के आ गई। और इसी प्रकार से Q वाले कोऑर्डिनेट्स में भी देखेंगे, Q वाले पॉइंट के लिए भी देखेंगे, तो इसका जब रोटेशन कर देते हैं तो x2 डैश y2 डैश और z2 डैश निकल के आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमको P और Q के बीच में डिस्टेंस को निकालना है। अब यहाँ पे इनके डिस्टेंस को देखिए, और यहाँ पे इनके डिस्टेंस को निकालना है, मतलब पहले हम लोग सारे पॉइंट को लिख लेते हैं। मतलब x1 डैश की वैल्यू क्या होगी, जब हमारी z एक्सिस फिक्स है उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा आपका, यहाँ पे x1 cos थीटा बनेगा प्लस y1 sin थीटा बनेगा। आप जाके पुराने वाले जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने z एक्सिस के लिए निकलवाया है इक्वेशन, बस वहां पे चेंज क्या करना है, x की जगह x1 रखना है, और जो आपका x1 जो आपका प्राइम्ड कोऑर्डिनेट था वहां पे आपका x डैश था, y डैश था, z डैश था, उसको चेंज करके x1 डैश कर देना है, y1 डैश कर देना है और z1 डैश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे y1 डैश कर दीजिए, y1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आपका माइनस x1 cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे माइनस x1 sin थीटा हो जाएगा। जो वैल्यूज हमने निकाली सेम वही वैल्यू यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। cos थीटा और z1 डैश आपका फिक्स है तो z1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिए इक्वेशन लिख लो आप, यहाँ पे x2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x2 cos थीटा प्लस y2 cos थीटा हो जाएगा, सॉरी y2 sin थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे y2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपका x2 sin थीटा माइनस में रहेगा और प्लस आपका y2 cos थीटा,
ठीक है। और यहाँ पे Z2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 के बराबर हो जाएगी। दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो D की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, तो D की वैल्यू आप डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हो, इन दोनों पॉइंट इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिए गए हों, तो अगर इनके बीच में क्या करना हो आपको, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर दो पॉइंट के बीच में दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस को बताना है तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला अब इसके लिए जब d की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, x2 माइनस x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश, यहाँ पे डैश मत लगाइए, यहाँ पे नॉर्मली पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, d का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। या इसको एक और टर्म में लिख सकते हो आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको समझ में आ गई। जब डी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, अगर हम लोग किसी तरीके से जब डी डैश निकालते हैं, जो डी की वैल्यू है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर के बराबर है, और अगर मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डी डैश से शो किया जा रहा है, तो डी डैश का स्क्वायर अगर हमारा डी स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम मान लेंगे, या हम लोग क्या कह सकते हैं, डी डैश की वैल्यू डी के बराबर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि रोटेशन लगाने पर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें दोनों की वैल्यू आपस में क्या आती है, सिमिलर आती है। तो d की वैल्यू क्या है, इसके बराबर। अब हम लोग यहां से d डैश की वैल्यू निकालेंगे। d डैश की वैल्यू निकालने पे अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू मतलब d डैश स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब आइए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे d डैश की वैल्यू आप क्या लिखोगे, d डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 डैश और z1 डैश का होल स्क्वायर। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज पता है कि नहीं, हम लोग को x1 डैश की वैल्यू है पता है, x2 डैश की वैल्यू पता है, y1 डैश की वैल्यू पता है, y2 डैश की वैल्यू पता है, z1 डैश की वैल्यू पता है, z2 डैश की वैल्यू पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जब आप यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या निकालते हैं, पहले सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। x2 यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे x2 डैश की वैल्यू माइनस x1 डैश करते हैं तो देखते हैं हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, x1 के लिए लिखेंगे तो x1 cos थीटा माइनस, तो या प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखोगे तो प्लस आएगा, तो ब्रैकेट में ही पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 sin थीटा, y1 sin थीटा। ठीक, ये वैल्यू है x2 माइनस x1 हमने रख दिया। x2 माइनस x1 को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x2
इसको x2 ब्रैकेट को बाहर ला लेते हैं यहाँ से y2 sin थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 cos थीटा और माइनस y1 sin थीटा। ये तो मैंने बस क्या किया, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो। cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और y2 को sin थीटा को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको क्या करना है, x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर निकालना है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर निकाल दो। होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab करना है हम लोग को, तो कैसे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 sin थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा। ये टर्म समझ में आ गया कि नहीं आपको, इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार से जब आप लोग किसको सॉल्व करोगे, y2 डैश की वैल्यू माइनस y1 डैश की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिमिलरली आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे सिमिलरली लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 2x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और sin थीटा cos थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू निकल गई, हमारे पास दो चीजों की वैल्यू निकल के आ गई। एक आपका किसकी वैल्यू निकल गई, एक आपकी x2 की वैल्यू निकल गई, y2 माइनस y1 डैश की वैल्यू निकल गई। अब हमको z2 माइनस z1 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, z2 माइनस z1 डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, z2 माइनस z1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि z1 डैश की वैल्यू z1 है, z2 डैश की वैल्यू z2 है, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मुस्कान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, ये तीनों वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, अब क्या करिए, इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करिए। तो इन तीनों जब वैल्यू को आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जब यहाँ से आप कॉमन लोगे सभी टर्म्स को ऐड करोगे, क्या मतलब ऐड करना है, x2 माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर को ऐड करना है y2 डैश माइनस y1 डैश के होल स्क्वायर से, और यहाँ से z2 डैश माइनस z1 डैश के होल स्क्वायर से, तीनों को ऐड कर दे। तीनों की वैल्यू हमको पता है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, cos स्क्वायर थीटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया था प्लस sin स्क्वायर थीटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका 2 sin थीटा cos थीटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, ये वैल्यू आपके किसकी निकल के आई है, x2 माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया है। प्लस हम लोग y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर रख देते हैं, तो cos स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका sin स्क्वायर थीटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा x2 माइनस x1 का, और यहाँ पे y2 माइनस y1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे होगा क्या, और फिर प्लस लास्ट में z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर रखेंगे, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इसी तरीके से लिखा जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे देखेंगे ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, और इन दोनों टर्म में से यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, जब आप x2 माइनस x1 करोगे ना तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और जब x1 माइनस y2 करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब दोनों में से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी x2 माइनस x1 कॉमन ले लेते हैं। किस किस टर्म में से, इसमें से। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें से इस साइन स्क्वायर थीटा y2 माइनस y1 कॉमन ले लेते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आ गया, ये बाकी ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो ही चुकी है, और यहाँ पे प्लस Z2 माइनस Z1 आपका उसी तरीके से उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने d डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या ला दी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। हालांकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू होती है, जो आपका ये किसकी वैल्यू होती है, डी स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये वैल्यू डी स्क्वायर की होती है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए डी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, डी स्क्वायर के बराबर आ गई, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी डैश इक्वल टू डी के बराबर होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। स्केलर को अगर आपको डिफिनेशन देना है कोऑर्डिनेट रोटेशन के रेस्पेक्ट में या रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि जो आपका जो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, जो स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि रोटेशन करने पर क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, मतलब उसका कोई अलग वैल्यू नहीं आता है, चाहे हम उसको किसी भी तरीके से रोटेट कर लें, हमेशा वो वैल्यूज को क्या करेगा, सेम वैल्यूज को देगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज को क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्केलर होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन, यहाँ पे नो डायरेक्शन होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जब यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, केवल वैल्यूज है यहाँ पे जब केवल वैल्यूज हैं तो वैल्यूज आपकी तो सिमिलर आएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो, यहाँ पे अपनी बात को मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो वही प्रूफ यहाँ पे किया गया है। आई होप कि अब आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्केलर में क्या कहना चाह रहे थे। हम लोग कहना चाह रहे थे कि यस जो होगा एस डैश के बराबर होगा, तो यहाँ पे डी डैश को डी के बराबर हमने दिखा दिया। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे प्रूफ में लिखी गई हैं, यहाँ पे प्रूफ में बताई गई हैं यही चीजें कि आपका कंसीडर कर लेते हैं। पी क्यू 2 पॉइंट हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और यहाँ पे जब इसका रोटेशन करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x2 डैश सॉरी x1 डैश होगा ना, x1 डैश और आपका y1 डैश और z1 डैश, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, x2 डैश y2 डैश और z2 डैश। ठीक है, जब हमने रोटेट कर दिया तो यहाँ पे x1 डैश और x2 ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई, और जब ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई, अब इनको क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस। d जो है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू विथ अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट है, जब यहाँ पे रोटेशन नहीं हुआ है तब इसका डिस्टेंस है, और d डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू विथ प्राइम्ड कोऑर्डिनेट, जब इसका डिस्टेंस क्या है, जब इसको कोऑर्डिनेट को रोटेट कर दिया, मतलब एक्सिस को रोटेट कर दिया गया, तब यहाँ पे डी डैश जो है डिस्टेंस को बता रहा है पी और क्यू के बीच में। ठीक है,
सर कॉमन क्यों लेते हैं, कहाँ पे कॉमन लेना है आपको, यहाँ पे बताइए कौन से स्लाइड में आपको, इन दोनों स्लाइड्स में से किस में आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है आप लोग बताइएगा। ठीक है आप लोग बताइए, यहाँ पे सारे चीजें एक बार फिर से मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्म है वहां पे बता ही रहा हूँ, ठीक है। डी स्क्वायर के वैल्यू जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमको डी डैश की वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करनी है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये वैल्यू हमने जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का, ये वाला फॉर्मूला होता है। डी डैश का स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है, इसके बाद आप लोग वहां पे यहां से चीजें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कहां से, हालांकि ये प्रूफ करवाना नहीं था मुझे, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया ये वाला प्रूफ, जो आपका यहाँ से टर्म हमने लिखवाया है, जो यहाँ से प्रूफ किया है, इस पेज का जितना भी हमने लाइन लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज को आगे वहां पे पीडीएफ में लिखवाया है, ठीक है, यहाँ से, और इसके पीछे का जो हमने सॉल्यूशन किया है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो इसको डी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, तो डी डैश आपका डी के बराबर हो गया। चलिए अब आई होप कि आपको स्केलर समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जब हम लोग कोऑर्डिनेट को रोटेट कर देते हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग वेक्टर को डिफाइन करेंगे। वेक्टर, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर, हम लोग ए वेक्टर को ले लेते हैं जो कि अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। यहाँ पे ax आपका क्या रहेगा, ठीक, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू क्या है, axi कैप, ayj कैप, azk कैप। इसी प्रकार से फिगर बनाना है हम लोग को। देखिए ये आपका x एक्सिस है, a आपका y एक्सिस है, और यहाँ पे z एक्सिस को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया, a वेक्टर ले लिया, और इसको हमने क्या किया, रोटेट कर दिया इसके एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका a वेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है, a वेक्टर को दिखा रहा है, और a वेक्टर का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ax है, ay है, और जब इसको कुछ टाइम जब रोटेशन के बाद देखा गया इसका पॉइंट, तो इसका जब रोटेशन, ये आपका y डैश एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x डैश एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे z डैश एंड z की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, a वेक्टर को माना, जब इसको रोटेट कर दिया तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ax डैश ay डैश के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब उसी प्रकार से अब इसको थीटा एंगल पे हमने रोटेट किया, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे फ्रॉम फिगर, हम लोग फिगर से ये कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, ax होगी, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, ay के बराबर होगी। और इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जब हमने कोऑर्डिनेट को रोटेट कर दिया तो यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सेम वही कोऑर्डिनेट रोटेशन हमने जिस प्रकार से किया है, सेम वही मेथड हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक आपका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस P पॉइंट से रोटेशन के बाद, तो इस ये जो आपका ये वाला लाइन है, यहाँ पे दूसरे पेन से बना देते हैं, ये वाला जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या है, ay के बराबर है। और इसी प्रकार से जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ax डैश हो जाएगा, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ax डैश हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये परपेंडिकुलर है ये ay डैश हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब रोटेशन हम लोग कर रहे हैं तो इसके वेक्टर्स, आपके सारे वेक्टर्स की जो आपका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो तो आपका सेम है,
लेकिन जो कंपोनेंट है ax से ax डैश में चेंज हो जा रहा है, ay से ay डैश में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वेक्टर axi कैप जो कि ayj कैप और az कैप अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट के लिए दिया गया है, वो चेंज हो जाएगा a वेक्टर इक्वल टू ax डैश i डैश कैप, i ax डैश है और i कैप का भी डैश है, क्योंकि आपका मान लीजिए नया एक्सिस जो आया है इसके लिए यूनिट वेक्टर हम लोग क्या मान रहे हैं, i कैप डैश मान रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखी गई हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बाय रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे ax डैश i डैश ay डैश j कैप डैश az डैश k डैश और k का कैप है और डैश है। ठीक है, प्राइम्ड कोऑर्डिनेट के लिए a वेक्टर आपका इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। जब ये इस प्रकार से ये बदल जाएगा तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो फ्रॉम फिगर, बाय रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। इट्स का मतलब यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं तो जो वेक्टर की वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो होगी उसमें चेंजेस नहीं होगा, वो सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है, इसमें चेंजेस यहाँ पे आपका नहीं होगा। लेकिन जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चेंज अंडर द रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब कंपोनेंट जो होता है वेक्टर का वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अंडर द रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग वेक्टर का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट रोटेशन के रेस्पेक्ट में या रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अगर हम लोग वही इसके कंपोनेंट को अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, व्हेन कंपोनेंट रोटेटेड एट एज पोजीशन वेक्टर, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लेके रोटेट किया था जब हमने बताया था, तो इस वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ax डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा sin थीटा, वही जैसे हमने वहां पे निकाला है ठीक उसी प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। मतलब ax डैश की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, ax cos थीटा प्लस आपका ay sin थीटा प्लस आपका यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ax डैश की वैल्यू आएगी, ay डैश की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ax sin थीटा प्लस ay cos थीटा और यहाँ पे az डैश निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ax डैश जैसे हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यूज निकाली हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वैल्यूज लिख दिया हमने। और यहाँ पे देखेंगे जब रोटेटेड z एक्सिस के अलोंग है तो ये जब वैल्यू आई है, सिमिलरली अगर हम लोग किसके अलोंग करते हैं, सिमिलरली अगर हम लोग एक्स एक्सिस को फिक्स करके अगर हम लोग वैल्यूज को रखते हैं और रोटेशन करते हैं वहां पे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। और इसके हिसाब से अगर z की वैल्यू लिखें, सिमिलरली अगर z एक्सिस के अलोंग वैल्यू लिखोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, ax डैश ay डैश और az डैश, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 0, सॉरी यहाँ पे हमने किसको फिक्स करना है, y एक्सिस को, तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके ऊपर 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, ax डैश ay डैश और az डैश। ठीक है, ये आपका कब आएगा, जब आप किसको फिक्स करोगे, y एक्सिस जब आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो तीनों के लिए हमने कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया है। जब z एक्सिस के लिए रोटेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, x एक्सिस के लिए रोटेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी और y एक्सिस के लिए फिक्स करोगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। मतलब
a vector is defined as the physical quantity whose component under rotation of axis transform in the same way as position coordinate। जैसे हमने पोजीशन x y z एक्सिस आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उसी प्रकार से जो कंपोनेंट होगा किसी भी वेक्टर का रोटेशन के बाद वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन अगर एग्जामिनर देख लेगा, अगर समझ लेगा, तो मतलब एग्जामिनेशन में आपने ये लाइन लिखा तो मतलब आपको समझ जाएगा कि आपको कोऑर्डिनेट रोटेशन आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अभी आप लोग देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पानी पी के। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कोऑर्डिनेट रोटेशन, यहाँ पे एंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कोऑर्डिनेट रोटेशन को समझते हैं। सॉरी, कोऑर्डिनेट रोटेशन तो हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, एक मिनट इसको सही कर लूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट रोटेशन। सॉरी, रोटेशन तो हो गया ना, रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन क्या होगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब किसी पॉइंट का जो इमेज बनता है, किसी भी पॉइंट का जो आपका मिरर इमेज बनता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब जब हम लोग किसी भी मिरर के सामने मान लो ऐसे खड़े हैं, तो हमारा एक इमेज उधर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो किसके कारण बनता है, रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे, किसी पॉइंट के लिए बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट टू इट्स मिरर इमेज थ्रू अ पॉइंट थ्रू अ पॉइंट, अ लाइन और अ प्लेन के लिए। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, अगर मान ले ये आपका B इस प्रकार से दिया गया है, ये कोई पॉइंट है, तो अगर इसमें यहाँ पे मिरर हम लोग लगा देते हैं, ये आपका अगर मिरर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, ये आपका मिरर है लाइन, तो यहाँ पे फिगर किस प्रकार से बनेगा, आपको दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। तो किसी पॉइंट का मिरर इमेज ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, या रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को अब हम लोग अलग अलग, मतलब एक्स एक्सिस के लिए आपका किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा, वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, 3D में रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, इन सारे टर्म्स को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। The point object rotated about any axis by 180 डिग्री। अगर हम किसी पॉइंट को, या द पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर उसको 180 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब अगर P पॉइंट है, P पॉइंट को 180 डिग्री रोटेट करो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग 2D में आपका किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, फिर हम लोग 3D में देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन इन 2D कैसे होगा, पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हमको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना है,
तो किस प्रकार से वैल्यूज चेंज होंगी, मतलब इफ द पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज, दो एक्स एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज, मतलब x कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसको तो चेंज नहीं करना है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर x एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट किसमें चेंज हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस किसमें ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, x डैश, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई मिरर हमने लगा दिया, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं। यहाँ पे हमने मिरर अगर बना दिया, ये आपका x डैश y डैश कोऑर्डिनेट में चेंज हो जा रहा है, तो x डैश की वैल्यू किसमें रखेंगे, x के बराबर रखेंगे, y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस y के बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x y की वैल्यू किसमें चेंज कर देना है, x और माइनस y में। जब आपका क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस, तो जब x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होगा तो आपको वैल्यूज क्या कर देनी है, यहाँ पे बस यहाँ पे y के जगह माइनस y रख देना है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको पहले देखिए। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे मैं दे रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आपका प्रेजेंट है P, जो कि जिसकी वैल्यू 6 और 12 है, ठीक है। अब इसको हम लोग को x एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना है। x एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन जब इसका करेंगे तो ये हमको x एक्सिस के अलोंग रोटेशन का मतलब क्या है, x एक्सिस को हमको क्या मानना है, x एक्सिस को हमको मिरर मानना है। x एक्सिस को मिरर मारोगे तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जब x एक्सिस को मिरर मानोगे तो वैल्यू आपकी चेंज होके P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 6 की वैल्यू आपकी उसी तरीके से रहेंगी x कोऑर्डिनेट की, और यहाँ पे y की वैल्यू -12 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x एक्सिस को मिरर मानेंगे। इसी प्रकार से y एक्सिस के लिए अब आके रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस अगर देखते हैं तो इफ अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम रहेगा, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। किसमें, x कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा, x coordinate changes to its opposite sign, जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो मतलब y एक्सिस मान लेते हैं, इसमें चेंज हो रहा है तो x डैश की वैल्यू -x रखना है, y डैश की वैल्यू y के बराबर रखना है। एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आपका यहाँ पे x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट आपका प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 6 और 12 है, जो हमने पिछली बार माना था। तो इस बार हमको किसको मिरर मानना है, y एक्सिस को मिरर मानना है। y एक्सिस को मिरर मानोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आपका x का वैल्यू जो रहेगा -x में रख दिया जाएगा, और 12 उसी तरीके से रहेगा। तो ये वैल्यू आपकी जो पॉइंट है वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट P जो है इसकी वैल्यू 2 और 1 है, ठीक है। अब इसको रोटेशन करना है, मिरर रिफ्लेक्शन बताना है, तो इस पॉइंट के अलोंग y को मिरर मान लेंगे, इस पॉइंट P को यहाँ पे लिखेंगे और -2 1 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, y की वैल्यू सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म की हालांकि उतनी जरूरत है नहीं। x डैश y डैश की वैल्यू क्या है, -1 है। x की जगह यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x की जगह x डैश की जगह यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे इसलिए -1 लिखा गया है, बाकी 0 है। फिर इसी तरीके से y डैश की यहाँ पे देखिए मात्र 40 दिनों में करे x डैश की वैल्यू क्या कर दिया गया, यहाँ पे 0 कर दिया गया, और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हो आप। यहाँ पे रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x एक्सिस, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एक्सिस होता है जिसको हम लोग y इक्वल टू x कहते हैं, जो कि आपका किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। ये जो लाइन होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू x एक्सिस कहते हैं। तो अब हमको इस लाइन को मिरर मान के पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो कैसे करेंगे, इफ अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट अक्रॉस द, if a point is reflected about across the line y equal to x, the x कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाएगा y कोऑर्डिनेट में, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको चेंज कर देना है x कोऑर्डिनेट में। ठीक है, मतलब x डैश की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी और y डैश की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, आपका पॉइंट P है जिसकी वैल्यू 2 और 3 है। तो अगर हमको इस y इक्वल टू x एक्सिस पे अगर हम लोग को रिफ्लेक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट P बनाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को 3 y की वैल्यू जो है उसको पहले लिख देना है और x की वैल्यू बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, जब हम लोग y इक्वल टू x एक्सिस को हम लोग क्या मान रहे हैं, मिरर मान रहे हैं। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी मिरर मानी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू माइनस x एक्सिस। y इक्वल टू माइनस x एक्सिस कैसे बनता है, ये आपका है, और ये जो लाइन ओरिजिन से पास होके आती है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स कहते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमको इस लाइन को क्या मानना है, मिरर मानना है, और इसका रोटेशन करना है। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे P है जिसकी वैल्यू क्या है, -3 और 4 दी गई है। तो अगर हमको इसका रिफ्लेक्शन करना है y इक्वल टू माइनस एक्स एक्सिस पे, तो क्या करना है, यहाँ पे -4 को आगे लिखना है और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, x डैश की वैल्यू -y रख दीजिएगा और y डैश की वैल्यू क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उसी को पुट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, इन चारों टाइप से हम लोग रिफ्लेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड हैं रिफ्लेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन हम लोग किसके लिए देखेंगे, ओरिजिन के अबाउट देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपका ओरिजिन के अबाउट देखेंगे। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। इफ अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज होंगी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वैल्यू दी गई है तो इसको क्या कर देना, -x -y कर देना। ठीक है, और अगर वैल्यूज आपकी क्या है, -x y में दी गई हैं तो आपकी इसकी वैल्यू चेंज करके कर देना x -y कर देना। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट कैसे रिफ्लेक्शन करवाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट दिया गया है, इस ओरिजिन को मिरर मान लीजिएगा। इस ओरिजिन को जब मिरर मानोगे आप तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे -1 और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, इस मिरर के अबाउट यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट को अगर समझे, यहाँ पे पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें जहां पे आपको क्या दिया गया है, -x y में वैल्यूज दिया गया हो, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दिया गया हो -4 और 5 दिया गया हो, और इस ओरिजिन को हम लोग मिरर मान लेते हैं और इसका ट्रांसफर मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा और 4 और यहाँ पे -5 हो जाएगा।
ठीक है। इस ओरिजिन को आपको जिसके भी अलोंग आपको रिफ्लेक्शन मानना है, निकालना है, उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, उसको मिरर मान लीजिएगा। उसको मिरर मानने के बाद उसका रिफ्लेक्शन जो हमने आपको यहाँ पे समझाया है वो वैल्यू याद कर लीजिएगा, वहां पे रख दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन इन 3D। 3D में किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन आपका किसके अलोंग दिया हो, एक्स वाई प्लेन के अलोंग दिया हो, तो एक्स वाई के अलोंग आपका रिफ्लेक्शन मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। अगर आपको रिफ्लेक्शन एक्स वाई के अलोंग निकालना है, एक्स वाई के अलोंग निकालना है, तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस कहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी, ये आपका यहाँ पे माइनस आपका वाई एक्सिस तो इसी प्रकार से रहेगा, बस यहाँ पे आपका जो एक मिनट जो जेड वाला रहेगा वो आपका इस प्रकार से इसके पीछे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो होगा एक्स वाई माइनस जेड में चेंज हो जाएगा। अगर एक्स वाई के अलोंग कह रहा है, एक्स वाई के अलोंग कह रहा है, तो आपको किसको माइनस करना है, माइनस मतलब जेड वाले को माइनस कर देना है। अगर आपको वाई जेड प्लेन के अलोंग अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है तो आपको वाई जेड के अलावा कौन सा बचा, यहाँ पे एक्स बचा, तो एक्स को माइनस कर देना है। इसी प्रकार से जेड एक्स प्लेन की अगर हम लोग को रिफ्लेक्शन निकालनी है तो यहाँ पे क्या कर देना है, जो वाई प्लेन है उसको माइनस में रख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन आपके 3D में होते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब आते हैं लास्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर। हमको वेक्टर का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, क्या होता है पहले लाइंस को देख लेते हैं। और रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर प्रोड्यूसेस इमेज वेक्टर थ्रू अ मिरर रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट लाइन और प्लेन। मतलब हम जो रिफ्लेक्शन जो कर सकते हैं किसी वेक्टर का, वो कैसे कर सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन के पुराने कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने बताए उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग रिफ्लेक्शन किसका कर सकते हैं, वेक्टर का कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट। वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं P और यहाँ पे Q पॉइंट, तो ये जो लाइन जो मिलेगी ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे यही जो लाइन होती है यही आपका क्या कहलाएगा, एक मान लीजिए ए वेक्टर से दिखाया जा रहा है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, इमेज वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स ऑफ अ पॉइंट। हम लोग रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी रूल्स अभी आपको बताएं, 5 रूल 2D में बताएं और ये 3D में आपके ये 3 रूल्स हैं, अगर इन्हीं को अप्लाई करेंगे तो हमारा किसी भी वेक्टर का रिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आइए मान लेते हैं कि हमारे पास P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4 है, और यहाँ पे एक Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 6 है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट है और यहां से मान लीजिए जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हमको इनका रिफ्लेक्शन देखना है, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका जेड एक्सिस है, सॉरी यहाँ पे 2D में बात किया गया है, 2D कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो मान लेते हैं ए वेक्टर आपका यहाँ पे दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, इस जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है, ए वेक्टर की 2 वैल्यूज आपको दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसी एक वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ए वेक्टर है, अगर इसका रिफ्लेक्शन हमको देखना है तो कैसे करेंगे इसका रिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, ए वेक्टर के 3 और 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका क्या करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करोगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को मिरर मानना पड़ेगा। एक्स एक्सिस को जब मिरर मानोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो ए वेक्टर है वो कुछ यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और -4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया है, रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन अलोंग हमने किसके निकाला है, अलोंग अबाउट
अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने क्या निकाला है, इसका रिफ्लेक्शन निकाला है एक वेक्टर का, ठीक है। ए वेक्टर का रिफ्लेक्शन इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग इसी वेक्टर का करते तो आपका क्या आ जाता, वाई एक्सिस के अलोंग करोगे तो ये वेक्टर इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये वेक्टर का रिफ्लेक्शन जो करना है वो उसी जो वेक्टर है, जो हमारे पुराने रूल्स हमने आपको बताए रिफ्लेक्शन के, उसी रूल से किसी भी वेक्टर का रिफ्लेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि अब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट का रोटेशन किस प्रकार से किया जाएगा, कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका लेक्चर एंड हो जाता है। यही था आपका कोऑर्डिनेट, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बताइएगा। चलिए, और हाँ, लास्ट में जो बच्चे हमारा ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे शुरू हो चुकी हैं। और बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैट्स, इन चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे केवल आपको 1250 रुपीज का पेमेंट करना होगा, वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपको बीएससी मैथमेटिक्स में जो 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और इस कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो 3 मंथ तक रहेगी और कोर्स का ड्यूरेशन आपको 3 मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। ठीक है, तो 1 साल तक अगर आपको कोई चीज पढ़नी हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और साथ में आपको ये सारे आपको फीचर्स दिए जाएंगे जो अभी मैंने क्लास में आपको जितने भी चीजें लिखवाई हैं उसका आपको पीडीएफ मिलेगा और आपको लाइव डाउट सेशन कराया जाएगा। डाउट सेशन में आपका और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे। जब भी आपका एक यूनिट एंड होता है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस यूनिट से वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में बच्चों, और ये आप लोग जल्दी से बैच में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब केवल आपका फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक बचा हुआ है। कौन कौन सा टॉपिक, कोऑर्डिनेट का इन्वर्जन बचा हुआ है और उसके साथ आपका ट्रू स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर बचा हुआ है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके बचे हुए हैं और बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले लेक्चर में ये वाला यूनिट आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही था। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।